Assalamu alaikum students. Today we shall discuss software project estimation. If I talk about estimation, estimation is an attempt to determine how much money, efforts, resources and time it will take to build a specific software based system or project. सिंपल वर्ड्स वी कैन से एक सॉफ्टवेयर को एस्टिमेट करने के लिए हम कुछ फैक्टर्स निकालते हैं. फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेट करते हैं इस सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने में, इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में कितना टाइम लगा, कितनी इफ़र्ट लगी, कितना बजट लगा, क्या कॉस्ट आई, एक्सेट्रा. तो ये हमारा टारगेट है, थीम है इस लेक्चर की. हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन को कंप्यूटर साइंस पर्सपेक्टिव से भी एनालाइज करेंगे और बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी एनालाइज करेंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाई इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन इज इम्पॉर्टेंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? द क्वेश्चन इज दैट, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज दैट, व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन? As I already told you, estimation is an attempt to determine how much money, efforts, resources and time it will take to build a specific software based system project. Okay, so you can see here, size, efforts and cost estimation are very hard and important problems faced by developers. Developers कौन होते हैं? Developers वो developers होते हैं, software developers कह लें, जो सॉफ्टवेयर्स को बनाते हैं, वेबसाइट्स को बनाते हैं, एप्लीकेशंस को बनाते हैं. आप एप्लीकेशंस अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे. काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, आप डाउनलोड करते हैं, यूज़ करते हैं. आप वेबसाइट यूज़ करते हैं शॉपिंग के लिए. तो ये कौन बनाते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बनाते हैं. कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो, बीबीए का स्टूडेंट हो, दोनों ही मोबाइल यूज़ करते हैं, एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, वेबसाइट्स यूज़ करते हैं. तो दोनों के लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से बनता है और सॉफ्टवेयर की एस्टिमेशन कैसे करते हैं हम. तो इधर मेंशन है कि साइज, इफर्ट्स एंड कॉस्ट एस्टिमेशन आर वेरी हार्ड एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स फेस बाय डेवलपर्स. ठीक है, तो डेवलपर्स जो होते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं एस्टिमेट करने में सॉफ्टवेयर का साइज़. ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाने में कितनी इफ़र्ट लगी और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट क्या है. सेकंड, मैनेजर्स, जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, उनके लिए बड़ा ये डिफ़िकल्ट टास्क होता है किसी सॉफ्टवेयर की एस्टिमेट करना, उसकी इफ़र्ट, उसकी कॉस्ट. ठीक है, इन द बिगनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन करना, तो बिगनिंग में ही हम सोचना शुरू कर देते हैं, हम एनालाइज कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग में, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में स्टार्ट से एंड तक कितना बजट लगेगा, कितनी इफ़र्ट लगेगी, कितना साइज़ होगा. ठीक है, ज़रूरी नहीं है जो हमने एस्टीमेट लगाया है वो परफेक्ट हो, लेकिन हम एक मेजरेबल एस्टीमेट लगा लेते हैं कि इतना एस्टीमेट लगेगा इस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने में. ठीक है, आगे देखते हैं और इंटरेस्टिंग बातें हैं आगे. सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिक्वायर्स अ गुड प्लानिंग ऑफ टाइम एंड वर्क बेस्ड ऑन मेजरमेंट्स एंड एस्टीमेट्स. तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आपको एक अच्छी प्लानिंग चाहिए. ऑफ कोर्स प्लानिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. अगर आप अच्छी प्लानिंग करेंगे, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से एस्टिमेट कर सकते हो हर चीज़ को. ओके, इधर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन की दो डेफिनेशन है, एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से है और एक सिंपल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से है. अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करें तो एस्टिमेटिंग इज़ अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग इन्वॉल्विंग अ क्वांटिटेटिव एस्टिमेट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, रिसोर्स और ड्यूरेशन. One conundrum in estimating, especially for public sector project, is that bidders sometimes make overly optimistic estimate in order to win the business. Sometime ऐसा estimates भी लगा लेते हैं, ज़्यादा लगा लेते हैं, ओवर एस्टिमेट भी कर देते हैं क्योंकि बिजनेस को विन करना होता है. ठीक है, सम टाइम कम एस्टिमेट्स लगा लेते हैं, कम सम टाइम ज़्यादा एस्टिमेट लगा लेते हैं और कोशिश यही होती है कि एस्टिमेट हमेशा एक्यूरेट लगे. तो ओवर एस्टिमेट भी गलत है, लो एस्टिमेट भी गलत है, एस्टिमेट वही है जो बिल्कुल एक्यूरेट हो. तो अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करें तो अक्सर हाई एस्टिमेट हम लगा लेते हैं. ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट लग जाता है. क्यों? क्योंकि बिजनेस को वॉर्न करना होता है. सेकंड, यही हाईलाइट है कि फॉर एन इफेक्टिव मैनेजमेंट एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ वेरियस मेजर इज़ अ मस्ट. ठीक है, अगर आपने एक
अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आपने एक्यूरेट एस्टिमेशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो एक्यूरेट एस्टिमेशन आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, उसके कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इन अ सिंपल वर्ड अगर हम बात करें एस्टिमेशन क्या है, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन क्या है। प्रोजेक्ट एस्टिमेशन में आप क्या करते हैं, आप डिटरमाइन करते हैं कि आपकी कितनी मनी, आपकी इफ़र्ट्स, आपकी रिसोर्सेज को आप समझें, आपके कितने हार्डवेयर्स लगे, ठीक है, आपकी आपकी बैंडविड्थ कितनी लगी, आपके कौन कौन से कनेक्शंस लगे, ठीक है, एंड टाइम, आपका कितना टाइम लगा। टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। आपके कितने आवर्स लगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो एस्टिमेशन क्या है, इज एन अटेम्प्ट टू डिटरमाइन हाउ मच मनी, इफर्ट्स, रिसोर्सेज एंड टाइम इट विल टेक टू बिल्ड अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम या प्रोजेक्ट। Okay, here's mention why we need estimation. 15% of large project fail without delivering anything. ठीक है, तो अंदाज़ा ये लगाया कि 15% जो हमारे प्रोजेक्ट्स बन चुके थे जो बहुत ही लार्ज थे, वो डिलीवर होने से पहले ही फेल हो गए। उनका रीज़न क्या था, यही था कि उनको एस्टीमेट नहीं किया गया था बिगनिंग में, ठीक है। अगर हम बिगनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट ही एस्टीमेट कर लें कि हमारे कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, अगर ये सारी चीज़ें पहले से ही अंदाज़ा लगा लें, ठीक है। इसमें वैसे रिस्क भी आ जाता है, सम टाइम हम रिस्क भी कैलकुलेट नहीं कर पाते क्या है, और हमारा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है डिलीवर होने से पहले। अगर हम पहले ही कुछ चीज़ें एनालाइज कर लें, ऑफ कोर्स रिस्क फैक्टर भी, कि क्या क्या मसले हैं हमारे प्रोजेक्ट में, क्या मसले आ सकते हैं इन द फ्यूचर, तो हम प्रोजेक्ट की फेलियरनेस से बच जाएंगे, ठीक है। तो फेलियर्स अकर्स बेसिकली ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट। तो फेलियर्स को यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है कि पुअर मैनेजमेंट की वजह से होती है, एंड इन एक्यूरेट एस्टिमेशन। तो रिस्क फैक्टर तो बात की बात है, ऑफ कोर्स रिस्क फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट है प्रोजेक्ट के फेलियर होने में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बात की गई है वो इन एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट एंड डेवलपमेंट स्केजुअल। इन एक्यूरेट अगर एस्टिमेशन करेंगे किसी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट की, तो आप का प्रोजेक्ट फेल होने के चांसेस हैं 90%। ओके, तो क्वेश्चन इज दैट हु डज एस्टिमेशन। एस्टिमेशन कौन करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो डिज़ाइन करता है सॉफ्टवेयर्स को, वेबसाइट्स को, मोबाइल एप्लीकेशन को, वो एस्टिमेशन करता है। कैसे, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है किससे, कस्टमर से। कस्टमर की थिंकिंग को देखता है, एनालाइज करता है, इंटरव्यू लेता है, ठीक है, उनसे मुलाकातें करता है, कम्युनिकेशन करता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग समझता है, क्योंकि कस्टमर की भी थिंकिंग को अंडरस्टैंड करना इट्स अ बिग टास्क, ठीक है। तो इसके लिए भी टीम्स बनती हैं। सॉफ्टवेयर एनालिसिस की टीम, एनालिस्ट होता है, उसका काम अलग होता है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर होता है, उसका काम अलग होता है, ठीक है। फिलहाल सॉफ्टवेयर इंजीनियर का टास्क क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखना, फिर उस हिसाब से बजट बनाना, कैलकुलेट करना, एस्टिमेट करना। इसके अलावा सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द पास्ट प्रोजेक्ट। एस्टिमेशन किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के थ्रू कर सकते हैं, या फिर पास्ट प्रोजेक्ट को देखते हुए भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैलकुलेट कर सकता है, एस्टिमेशन निकाल सकता है किसी भी प्रोजेक्ट की, ठीक है। अगर मेरे पास कोई नया प्रोजेक्ट आया है डिज़ाइन करने को और मुझे एस्टिमेशन समझ नहीं आ रही है, तो मैं अपने पास्ट प्रोजेक्ट को देखकर अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि पास्ट प्रोजेक्ट्स में इस टाइप का जब प्रोजेक्ट मैंने बनाया था तो इतनी एस्टिमेशन आई थी, इतनी इफ़र्ट्स लगी थी, इतना टाइम लगा था, इतनी कॉस्ट आई थी, तो इस प्रोजेक्ट में भी तकरीबन इतनी ही इफ़र्ट, टाइम और कॉस्ट लगेगा, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट प्रोजेक्ट, आई कैन ईजिली एनालाइज कि कितना टाइम लगेगा, कितनी इफ़र्ट लगेगी मेरे नए प्रोजेक्ट को बनाने में। ऑल राइट, अजम्पशंस टेकन फ्रॉम द एक्सपीरियंस, ठीक है, वही बात है कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ अजम्पशंस भी लगा सकते हैं, कुछ एनालॉजी भी यूज़ कर सकते हैं आप अपने अजम्पशंस के थ्रू कि पहले ये टास्क थे, इस प्रोजेक्ट में मुझे इस तरीके से इंटरफेस डिज़ाइन करना था, एक एप्लीकेशन बनानी थी गेम की, उस गेम की एप्लीकेशन में 3 प्लेयर्स का होना ज़रूरी था, 3 प्लेयर्स के लिए मुझे यहाँ पे ये मॉड्यूल्स डिज़ाइन करने, ठीक है। तो कुछ अजम्पशंस भी आपकी होती हैं आपके एक्सपीरियंस से, कि आप अपने एक्सपीरियंस में जो प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं उन प्रोजेक्ट्स की बेस्ड पर आप एक नया सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसमें कितना टाइम लगेगा, पिछले प्रोजेक्ट में इतने मॉड्यूल्स डिज़ाइन करे थे, गेम की एप्लीकेशन बनाई थी, उस गेम में 3 प्लेयर्स का रोल था, उन 3 प्लेयर्स का रोल डिज़ाइन करने में 10 मिनट्स लगे थे, या 1 आवर में कोडिंग कंप्लीट हुई थी। तो अब इस प्रोजेक्ट को बनाने में
5 आवर्स लगेंगे या 20 आवर्स लगेंगे, ठीक है। तो एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, द लास्ट थिंग इज दैट आइडेंटिफाई रिस्क एंड फिजिबिलिटी हेल्प्स इन एस्टिमेशन। ऑफ कोर्स जब आप एस्टिमेट कर रहे हो तो आप आइडेंटिफाई कर लें रिस्क भी क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। एंड द सेकेंड वन थिंग इज़ फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो फिजिबिलिटी होती क्या है, अगर इसको आप अंडरस्टैंड करें तो आप इस तरीके से अंडरस्टैंड करें कि फिजिबिलिटी क्या है, एक एनालिसिस है that take all of a project relevant factors into account, ठीक है, including technical, legals and scheduling consideration to ascertain the likelihood of completing the project successfully, ठीक है। तो आपका जो फिजिबिलिटी है आइडेंटिफाई करती है क्या, बिजनेस एंड फाइनेंशियल एक्सपेक्ट, टेक्निकल एक्सपेक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेक्ट, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन। तो फिजिबिलिटी अगर रिपोर्ट बन जाए तो फिजिबिलिटी के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके बिजनेस और फाइनेंशियल एक्सपेक्ट क्या है इस प्रोजेक्ट के, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन क्या है प्रोजेक्ट की, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेक्ट क्या है प्रोडक्ट का, ठीक है। तो आपको ये हेल्प करेगी एस्टिमेशन कैलकुलेट करने में क्या, फिजिबिलिटी रिपोर्ट। तो फिजिबिलिटी स्टडी किसी भी प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फिजिबिलिटी स्टडी में आप प्रोजेक्ट के क्या स्टडी करते हो, रेलिवेंट फैक्टर को देखते हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। द फर्स्ट वन इज़ सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि हम किस किस तरीके से सॉफ्टवेयर को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन। सॉफ्टवेयर साइज में बी एस्टिमेटेड either in the term of calloc, kilo line of code, or by calculating number of function points in the software. ओके तो इस बात को इस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर बनाने लगे हैं तो हमने पहले से ही अंदाज़ा लगा लिया कि सॉफ्टवेयर कितना लेंदी होगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर में कौन कौन से फंक्शन, कौन कौन से फीचर ऐड किए जाएंगे, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कितनी इफ़र्ट हमारी लगेगी, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कितनी कॉस्ट हमारी लगेगी, कितना टाइम हमारा लगेगा। तो ये सारा का सारा प्रोसेस किस में आ रहा है, एस्टिमेशन में, कि हमने पहले से ही अंदाज़ा लगा लिया एक सॉफ्टवेयर वेबसाइट बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर ठीक है वेबसाइट बनाने के लिए कितनी इफ़र्ट्स करनी पड़ेगी, हमें कितना टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, कितने टाइम में हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, हमें कितने पैसे चाहिए होंगे, कितने सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर के लिए ये सारा का सारा, ठीक है, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन होता है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम पहला अपना फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन, जो कि यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि सॉफ्टवेयर साइज़ को एस्टिमेट करने के लिए आपने क्या चेक करना है, आपने किलो लाइन ऑफ कोड चेक करना है, ठीक है, कितनी लाइन का कोड होगा। और ये भी कैलकुलेट किया जाएगा सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से फंक्शन जो हैं ऐड किए गए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है और बाय कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ फंक्शन पॉइंट इन द सॉफ्टवेयर लाइन ऑफ कोड डिपेंडिंग अपॉन कोडिंग प्रैक्टिस, ऑफ कोर्स फंक्शन पॉइंट वैरी अकॉर्डिंग टू द यूज़र और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। तो दो बातें याद रखनी है, सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन में हम आइधर लाइन ऑफ कोड देखते हैं या फिर हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, फंक्शन जो कि ऐड किए गए किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। ओके नेक्स्ट पे आते हैं अपने फैक्टर पे, हम किस तरीके से सॉफ्टवेयर एस्टिमेट कर सकते हैं, एस्टिमेशन कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की। तो सेकंड हमारा है इफर्ट एस्टिमेशन, ठीक है। इफर्ट एस्टिमेशन को आप इस तरीके से अंडरस्टैंड करें, इफर्ट एस्टिमेशन में हम देखते हैं हमारी जो टीम है जो हमारे साथ काम कर रही है, इन्वॉल्व है प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने में, ठीक है। मे बी हमारे पास टीम में 3 मेंबर हैं, एक सॉफ्टवेयर एनालिस्ट है जो एनालाइज करता है प्रोजेक्ट, ठीक है, कस्टमर को अंडरस्टैंड करता है कस्टमर क्या चाह रहा है, सेकंड डिज़ाइनर है वो डिज़ाइन करता है फ्रंट एंड, थर्ड हमारा बैक एंड डेवलपर है, ठीक है, जो बैक एंड डिज़ाइन करता है। इस तरीके से हमारी एक टीम बनी हुई है। हमारी टीम कितनी इफ़र्ट कर रही है किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, इफ़र्ट एस्टिमेशन। The manager estimate efforts in terms of personnel requirements and man-hour required to produce the software। इस बात को आप ऐसा अंडरस्टैंड करें, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसका काम होता है इफ़र्ट एस्टिमेट करना, ठीक है,
कितना हेल्दी है आपका प्रोजेक्ट, कितना फिट है, और प्रोजेक्ट कितने लोग कर रहे हैं। ठीक है, एक प्रोजेक्ट कितने लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं एक प्रोजेक्ट पे काम करते हुए सारा का सारा लोड किसी एक एम्प्लॉयर पे दे दिया है, किसी एक टीम मेंबर पे दे दिया है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का मेन रोल होता है कि टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर दे काम। डिस्ट्रीब्यूट करने से काम जल्दी भी होता है और एक पैरेलल में भी चलता है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल है कि वो देखे कि प्रोजेक्ट की टीम के सारे मेंबर्स इक्वली काम कर रहे हैं या नहीं, किसी एक पे ज़्यादा लोड है या नहीं। ठीक है, फॉर इफर्ट एस्टिमेशन सॉफ्टवेयर साइज शुड बी नॉन। इफर्ट एस्टिमेशन के लिए आपको सॉफ्टवेयर साइज पता हो, जैसा सॉफ्टवेयर साइज होगा उतनी ही इफर्ट्स उसमें लगेगी। Okay, here is some question measures. Use the following process to estimate the total effort required for your project. ठीक है, तो आप ये सारे प्रोसेसेस यूज़ कर सकते हैं और इन प्रोसेस के थ्रू आप एनालाइज कर सकते हैं कि कितनी एफर्ट लगी है प्रोजेक्ट को एकम्प्लिश होने में, टोटल कितनी एफर्ट लगी है। द फर्स्ट एफर्ट इज डिटरमाइन हाउ एक्यूरेट योर एस्टिमेट्स नीड्स टू बी। ठीक है, टिपिकली द मोर एक्यूरेट द एस्टिमेट द मोर डिटेल इज नीडेड। जितनी अच्छी डिटेल होगी उतना अच्छा एक्यूरेट आप एस्टिमेट निकाल सकते हो अपने प्रोजेक्ट का। सेकेंड वन इज क्रिएट द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ एफर्ट्स आवर्स फॉर ईच एक्टिविटी एंड फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें यह है कि there are many techniques you can use to estimate effort, including task decomposition, work breakdown structure, expert opinion, and many other. If I talk about work breakdown structure, you can easily calculate effort hours. वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है आपका, अगर हम बात करें वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में होता क्या है कि आप वर्क को ब्रेक कर देते हो। फॉर एग्जांपल मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है और एप्लीकेशन क्या है, पेशेंट मॉनिटरिंग एप्लीकेशन है। और इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए मैंने टास्क जो है डिवाइड कर दिए कि फ्रंट एंड पे ये बंदा काम करेगा, बैक एंड पे ये बंदा काम करेगा, और थर्ड बंदा जो होगा वो हेल्प करेगा इन दोनों की। जब ये दोनों थक जाएंगे तो तीसरा बंदा काम करेगा। ठीक है, तो इफ़र्ट्स जो हैं एक को मैं सबकी क्या ही बराबर बराबर हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो कि कितना टाइम लगा। एक बंदे ने अगर 3 घंटे लगाए, दूसरे ने 4 घंटे लगाए, तो तीसरे ने अगर 5 घंटे लगाए, तो इस तरीके से आप एक एस्टिमेट इफर्ट्स कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, द थर्ड वन इज एट स्पेशलिस्ट रिसोर्स आवर्स। Add specialist resource hours. Make sure you include hours for part-time and specialty resources. For instance, this could include freelance pupil, training specialists, okay, and administrative, etc. तो स्पेशल रिसोर्सेज आवर्स आप ले सकते हो, किससे ले सकते हो आप, एडमिनिस्ट्रेटिव से ले सकते हो, या फिर मैंने बात करी किसकी, स्पेशलिस्ट जो हो फ्रीलांस पीपल से आप ले सकते हो, या फिर ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट से भी। ठीक है, कंसिडर रीवर्क इज़ ऑप्शनल। आप कंसिडर रीवर्क को आप ऑप्शन रखें। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका काम सही नहीं हो, क्या पता आपका काम परफेक्टली आप जा रहे हो और फिर रीवर्क करने में उसमें टाइम लगे। ठीक है, तो ये आपकी मर्ज़ी। अगर आपको लगता है कि आपकी थोड़ी सी मिस्टेक्स आ रही हैं प्रोजेक्ट में और बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है, तो आप रीवर्क कर सकते हैं। देन द अदर वन फीचर इज़ एड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टाइम। This is the effort required to successfully and proactively manage a project. ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टाइम, आप इस टाइम को नोट करते रहें। फॉर एग्जाम्पल इन जर्नल एट 15% ऑफ द एफर्ट आवर्स फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फॉर इंस्टेंस इफ़ अ प्रोजेक्ट एस्टिमेट इज़ 12,000 आवर, ओके, यानी कि अगर 12,000 तो नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर 1200 आवर ले रहे हैं या 12 आवर्स ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि 7 to 8 पीपल्स हैं। फुल टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर अगर 18 घंटे ले रहा है तो उसके लिए इतने लोग हैं। ठीक है, इफ़ द प्रोजेक्ट एस्टीमेट इज़ 1000 आवर, द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम विल बी 150 आवर्स। तो अगर आप डिवाइड कर दें आवर्स के हिसाब से टीम को, तो यू कैन बेटर एस्टीमेट, ठीक है, सॉफ्टवेयर। देन द अदर वन इज़ कैलकुलेट द इफर्ट बाय एडिंग अप ऑल द डिटेल वर्क कंपोनेंट्स। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप कैलकुलेट कर सकते हो टोटल इफर्ट सबको आप ऐड करके, जितना भी काम हो चुका है। देन रिव्यू एंड एडजस्ट एज नेसेसरी।
Sometime when you add up all the components, the estimate seems obviously high or low. ठीक है, but if your estimate doesn't look right, go back and make adjustment to your estimating assumption to better reflect reality. I call this being able to take some initial pushback from your manager and sponsor if your sponsor thinks the estimate is too high and you don't feel comfortable to defend it. You have more work to do on the estimate. Make sure it seems reasonable to you and that you are prepared to defend it. ठीक है? Then the last one is documents all assumptions. Documents all assumption is also important factor for calculating estimation. अगर आप सारे के सारे काम को डॉक्यूमेंट कर दें तो आप इजीली भी कैलकुलेट कर सकते हैं कितना एस्टिमेट लगा है. ठीक है, बिकॉज यू विल नेवर नो ऑल द डिटेल्स ऑफ अ प्रोजेक्ट फॉर सर्टेन. Therefore, it is important to document all the assumptions you are making along with the estimate. All right. अब क्या है हमारे पास टाइम एस्टिमेशन. अब तक हमने स्टडी किया क्या सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन. हमने कहा कि सॉफ्टवेयर का साइज एस्टिमेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्लॉक चाहिए, किलो लाइन ऑफ कोड हमें पता हो, हमें नंबर ऑफ फंक्शंस हमें पता हो. ठीक है, कोड में कितने यूज़ हुए. उसके बाद हमने कहा कि एफर्ट एस्टिमेशन पता हो, किस टीम में कौन बंदा क्या काम कर रहा है, कितने आवर्स ले रहा है. ठीक है, और एफर्ट एस्टिमेशन अप्लाई किया जाए और एफर्ट एस्टिमेशन को कैलकुलेट करने के लिए वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाए. टीम डिस्ट्रीब्यूट करके काम करे, पैरेलल वाइज, एक ही पे सारा लोड ना दिया जाए. ठीक है, हमने कुछ क्या डिस्कस करे, कुछ हमने प्रोसेस डिस्कस करे जो हमें हेल्प करते हैं एस्टिमेट करने के लिए एफर्ट को. देन अब हम देख रहे हैं टाइम एस्टिमेशन. ठीक है, तो हमारा ये सॉफ्टवेयर बनाने में कितना टाइम लगा. ऑफ कोर्स अगर हम एक मंथ में बना सकते हैं तो पहले हम पहले इसे कंफर्म कर लें कि हाँ वाकई हम इसे एक मंथ में बना सकते हैं. ऐसा ना हो कि हमने एक मंथ का टारगेट लगा दिया है और हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में 2 मंथ्स लग रहे हैं. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमें पहले से एस्टीमेट लगा देना है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स देख के, उसकी फैसिलिटी देख के, उसका साइज़ देख के, उस ठीक है उसमें कितने लोगों की एफर्ट्स लगेगी, सब देख के हमने टाइम एस्टीमेट करना है कि कितने मंथ्स लगेंगे, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स. तो हमने ये चीज़ क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है. ठीक है, तो टाइम एस्टिमेशन का पहले से ही अंदाज़ा लगाना होता है. सॉफ्टवेयर को देखने के, साइज़ को देखने के बाद हम ईज़िली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा सॉफ्टवेयर को कंप्लीट होने में. ठीक है, डिज़ाइन होने में. WBS जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वन साइज एंड एफर्ट्स आर एस्टिमेटेड, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सॉफ्टवेयर कैन बी एस्टिमेटेड. एक दफ़ा साइज़ और एफर्ट्स कैलकुलेट हो जाए उसके बाद आप फिर क्या करते हैं, आप टाइम कैलकुलेट करते हैं. Efforts required are segregated into the subcategories as per the requirement specification and interdependency of various components of software. Alright. Software tasks are divided into smaller task activities or events by वर्क ब्रेक थ्रू स्ट्रक्चर्स. तो आप टाइम एस्टिमेशन कैसे निकालते हैं, आप वर्क ब्रेक थ्रू स्ट्रक्चर से निकालते हैं आप. ठीक है, टीम के अगर 10 मेंबर हैं तो 10 मेंबर में काम डिवाइड कर दिया. ठीक है, मैंने कह दिया कि तुमने सॉफ्टवेयर का ये फंक्शन बनाना है, ये मॉड्यूल किसी और ने बनाना है, और जब वो मॉड्यूल बन जाता है तो हम उन सबको क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं. तो ये क्या होता है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हमारी हेल्प करता है टास्क को एकम्प्लिश करने में कम टाइम में. टास्क जो होते हैं हमारे शेड्यूल्ड होते हैं डे बाय डे बेसिस पे भी या कैलेंडर्स मंथ्स पे भी. अगर छोटा प्रोजेक्ट है, बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट है, शॉपिंग की वेबसाइट बनानी है या किसी मार्केटिंग की वेबसाइट बनानी है, मुझे कोई मार्केट करना है कोई प्रोडक्ट अपना. ठीक है, कॉस्मेटिक की बनानी है, मुझे मार्केटिंग करनी है कोई प्रोडक्ट, तो बहुत ही छोटी सी वेबसाइट है. तो मैं डे टू डे बेसिस पे भी इसमें टास्क शेड्यूल कर सकती हूँ. लेकिन अगर बहुत बड़ी वेबसाइट बनानी है, लॉन्च करनी है, तो कैलेंडर मंथ्स में भी चले जाते हैं टास्क. ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, द सम ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल टास्क इन आवर्स और डे इज़ द टोटल टाइम इन्वेस्टेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. फिर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, टोटल टाइम कितना इन्वेस्ट हुआ प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, आवर्स और डे का हिसाब लगाकर. आई होप जितनी डिस्कशन की ये सारी क्लियर होगी. ओके, देन दिस वेरी अमेजिंग थिंग,
difference between software sizing and software effort estimation. Sizing estimate the probable size of piece of a software, of course, ठीक है. While जबकि effort estimation predicts the efforts needed to build it. तो इफ़र्ट क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है कि कितनी इफ़र्ट लगेगी इस सॉफ्टवेयर को बनाने में, जबकि साइज एस्टिमेट करता है कितना साइज पीस ऑफ सॉफ्टवेयर जो है मेरा कितने साइज का है. तो दोनों क्या है, डिफरेंट थिंग है. कॉस्ट एस्टिमेशन, द लास्ट थिंग इज कॉस्ट एस्टिमेशन. ओके, सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं, इसके लिए हमारी कितनी कॉस्ट रिक्वायर्ड है, हम इतनी आसानी से अंदाज़ा नहीं लगा सकते. ठीक है, it is difficult as compared to other estimation. This might be considered as the most difficult of all because it depends on more element than any of the previous one. ठीक है, तो as I already told you कि कॉस्ट एस्टिमेट करना डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर फैक्टर्स. आपने साइज एस्टिमेट कर लिया, आपने विद द हेल्प ऑफ, अगेन आई एम रिपीटिंग, आपने साइज एस्टिमेट किया विद द हेल्प ऑफ क्लॉक और फंक्शंस. आपने उसके बाद इफ़र्ट को एस्टिमेट किया विद द हेल्प ऑफ वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर्स, या फिर आपने एस्टिमेट किया विद द हेल्प ऑफ पार्टीशनिंग ऑफ द वर्क आवर्स डेज के हिसाब से. देन आपने कॉस्ट एस्टिमेट करना है. ठीक है, तो कॉस्ट टाइम एस्टिमेट किया, फिर आपने इफ़र्ट एस्टिमेट किया, फिर आपने टास्क एस्टिमेट किया. अब आपने क्या एस्टिमेट करना है, कॉस्ट. तो कॉस्ट एस्टिमेट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर देखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आपने क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर देखनी है, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी क्या है, सॉफ्टवेयर बग तो नहीं है, एरर तो नहीं है, कोई परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं. ठीक है. देन फॉर एस्टिमेटिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट इट इज़ रिक्वायर्ड टू कंसीडर व्हाट साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर क्या है और क्वालिटी क्या है. ऐसा ना हो कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया उसमें बग्स आ रहे हैं और यूज़र को देने के बाद, कस्टमर को सेल आउट करने के बाद आपको फिर से वो रिपेयर करना पड़े. ठीक है, तो अगर बग फ्री है तो उसकी क्वालिटी भी ज़बरदस्त है. ठीक है, और साइज़ क्या है सॉफ्टवेयर का, ये भी मैटर करता है कॉस्ट एस्टिमेट करने में. इसके अलावा कॉस्ट एस्टिमेशन करने में हार्डवेयर भी हमारा इंपॉर्टेंट रोल लगता है. कितने हार्डवेयर लगे, कौन सा हार्डवेयर लगा, ठीक है, एडिशनल टूल्स कौन से लगे, लाइसेंस हमने लिया या नहीं इसका. इसके अलावा कॉस्ट एस्टिमेशन में हमारे पास कुछ अलग और चीज़ें लिखी हुई हैं, जिनमें सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो कम्युनिकेशन है. ठीक है, व्हाट डज इट मीन, कम्युनिकेशन कैसे पार्ट है कॉस्ट एस्टिमेशन का. फॉर एग्जांपल, मुझे अपने प्रोजेक्ट बनाते बनाते, एक वेबसाइट बनाते बनाते कुछ चीज़ें अनक्लियर हैं, तो मैंने डोमेन एक्सपर्ट को बुलाया, उसके साथ गपशप करी, बातें करी. जब उसको मैंने बुलाया तो उसको मैंने स्नैक्स भी सर्व किए, उसको चाय भी पिलाई. तो ये सारा क्या है, ये भी कॉस्ट में आता है. ठीक है, तो और फिर मैंने उसको टाइम दिया, वो मेरे पास आया, मैंने उसको रिसोर्स प्रोवाइड करी, मैंने उसको कार दी कि तुम, मैं अपनी कार भेज रही हूँ तो मेरी कार में आ जाना. ठीक है, उसको मैंने सारे प्रोटोकॉल दिए, कम्युनिकेशन भी इससे मैंने करी. ड्यूरिंग कम्युनिकेशन मैंने स्नैक्स ऑर्डर किए. ठीक है, मैंने चाय ऑर्डर करी. तो ये सारा क्या है, कॉस्ट का पार्ट है हमारा. ठीक है, ऑलराइट. ट्रैवलिंग, अगर क्या पता मुझे किसी के घर जाके उससे डेटा लेना है, उस वो नहीं आ सकता मेरे घर. ठीक है, तो मैं उसके घर जाऊंगी, मेरा ट्रैवलिंग पार्ट लगेगा, मेरा रेंट लगेगा. तो ये भी कॉस्ट एस्टिमेशन में आता है कि मेरा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते वक्त मुझे किन किन चीज़ों की नीड थी. ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, क्या पता कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए मुझे ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है या मेरे स्टाफ को ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है इस सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करने में. तो फिर ट्रेनिंग के लिए हम एक्सपर्ट्स को बुलवाएंगे, ज़ाहिर बात है उसको भी फिर हम कुछ पार्ट देंगे. तो ये भी हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन का पार्ट है. ठीक है जनाब, तो ये थी हमारी कुछ डिस्कशन. एट द एंड यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है कि डिफ़िकल्टीज ऑफ सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन. सॉफ्टवेयर एस्टिमेट करते हुए हम किन किन डिफ़िकल्टीज से गुजरते हैं. सम ऑफ द डिफ़िकल्टीज ऑफ एस्टिमेटिंग अराइजिंग फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी एंड इनविजिबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, ऑब्वियसली. ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी और इनविजिबिलिटी की वजह से भी हम काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन में, जिनमें कुछ यहाँ पे मेंशन है. सब्जेक्टिव नेचर ऑफ एस्टिमेटिंग, then the other one is changing technology, and the third one is lack of homogeneity of project experience. अगर हम बात करते हैं किसकी, सब्जेक्टिव नेचर ऑफ मच ऑफ एस्टिमेटिंग, सब्जेक्टिव नेचर ऑफ एस्टिमेटिंग. So it may be difficult to produce evidence to support your precise target. ठीक है, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है आप कि आप एविडेंस दें अपने टारगेट के लिए. तो सब्जेक्टिव नेचर ऑफ एस्टिमेटिंग इसमें आ जाता है हमारे पास कि आपका जो टारगेट है,
आपको वो अचीव करना है और आपने जो एविडेंस दिया है वो क्या है, ठीक है। तो वो एविडेंस देना बहुत ही डिफ़िकल्ट पार्ट होता है कि ये एविडेंस है, ये एविडेंस जो है वो हेल्प करेगा सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो सेकंड क्या है, चेंजिंग टेक्नोलॉजी, जैसा कि देयर इज बिंग अनसर्टेनिटीज स्पेशली इन द अर्ली डेज वेयर व्हेन देयर इज़ अ लर्निंग कर्व। अगर आप बात करें आजकल टेक्नोलॉजीज़ की, टेक्नोलॉजीज़ डे बाय डे चेंज हो रही हैं। मे बी जो रिक्वायरमेंट आई यूज़र की वो चीज़ें हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद नहीं है और हमें बाय करनी है, परचेज़ करनी है, तब जाके हमारी एप्लीकेशन रन होगी। मेरे पास जो मोबाइल है वो सिंपल सा मोबाइल है और जो मेरा एप्लीकेशन मैंने बनाई है वो एप्पल पे रन होगी, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको बाय करना पड़ेगा। या फिर मैंने जो काम किया है वो मेरी टेक्नोलॉजी पे फुलफ़िल नहीं हो रहा और टेक्नोलॉजी सडनली चेंज हो गई है, तो देखें इसमें भी क्या है, मसले आ सकते हैं। लैक ऑफ होमोजेनिटी ऑफ प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस में भी कि क्या हो, एक्सपीरियंस कम हो प्रोजेक्ट का, तो ये भी क्या है, हमारा पार्ट है किसका, डिफ़िकल्टी सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन का। ऐसा भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट डिफर हो, एक्सपीरियंस ऑन वन प्रोजेक्ट may नॉट बी एप्लीकेबल टू अदर्स, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। सम प्रॉब्लम विद एस्टिमेटिंग, पॉलिटिकल प्रेशर्स भी होता है सम टाइम, ठीक है, प्रोजेक्ट आपका एस्टिमेट करने में। बाकी चेंजिंग टेक्नोलॉजीज, प्रोजेक्ट्स डिफर्स, जिसमें हमने कहा कि एक्सपीरियंस ऑन वन प्रोजेक्ट may नॉट बी एप्लीकेबल टू अनदर, हमने डिस्कस कर लिया है। नेचर ऑफ एस्टिमेटिंग, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट है प्रोड्यूस करना एविडेंस प्रिसाइज टारगेट का। ओके, एक हमारे पास लॉ है बड़ी इंटरेस्टिंग सी, देन हम अपना लेक्चर फिनिश करते हैं इस लॉ के बाद। वर्क एक्सपीरियंस टू फिल द टाइम अवेलेबल, डेट इज गिव एन ईजी टारगेट स्टाफ विल वर्क लेस हार्ड, ठीक है। वही बात है, अगर हम वर्क को एक्सपेंड कर दें, जैसा कि मैंने बात करी थी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की, कि अगर हम काम को डिवाइड कर दें तो हम कम टाइम में ज़्यादा अच्छा आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ओवर एस्टिमेट कर दें, एक ही बंदे को सारा काम दे दें, फिर दूसरे बंदे को काम दे दें, ठीक है, फिर तीसरे को काम दे दें, तो इससे क्या है, हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है और ओवर एस्टिमेट हो रहा है हमारा काम, ठीक है, और एक अच्छा आउटकम, ऑप्टिमिस्टिक सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। आई होप ये सारी डिस्कशन समझ आ गई होगी आप लोगों के। आज के लेक्चर में मैं समरी कर देती हूँ। हमने अंडरस्टैंड किया प्रोजेक्ट एस्टिमेशन को, सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन को, इफ़र्ट एस्टिमेशन को, टाइम एस्टिमेशन को, एट द एंड कॉस्ट एस्टिमेशन को। फिर हमने देखा कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो एस्टिमेटिंग करते वक्त आती हैं। हमने ये भी देखा कि एस्टिमेट कौन करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है, कैसे करता है, अपने पास एक्सपीरियंस से करता है, ठीक है, कुछ एजम्पशंस लेता है, एंड देन सो ऑन। थैंक यू।